इतिहास के पन्नों को अगर हम ध्यान से पलटें, तो एक ऐसा दौर सामने आता है जब पूरी दुनिया अंधेरे और अज्ञान के साए में जी रही थी। लेकिन उसी समय भारत की धरती पर ज्ञान का एक ऐसा सूरज उदय हो चुका था, जिसकी किरणें सिर्फ इस भूमि को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर रही थीं। वो कोई साधारण स्थान नहीं था, वो था नालंदा विश्वविद्यालय। आज जब हम किसी महान विश्वविद्यालय की कल्पना करते हैं, तो हमारे मन में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का नाम आता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब पश्चिमी दुनिया में लोग सभ्यता के प्रारंभिक चरण में थे, तब भारत की बिहार की पवित्र भूमि पर दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय और आवासीय यूनिवर्सिटी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ी थी। नालंदा सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं था, ये भारत की आत्मा का जीवंत स्वरूप था। ये वो स्थान था जहां धर्म, विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और तर्कशास्त्र एक साथ बहते ज्ञान की नदियों की तरह प्रवाहित होते थे। इस विश्वविद्यालय का परिसर इतना विशाल था कि आज के आधुनिक ड्रोन भी इसे एक ही फ्रेम में कैद नहीं कर सकते। अगर आप इसकी वास्तुकला को समझें, तो आप चकित रह जाएंगे। आज खुदाई में इसका केवल 10-15% हिस्सा ही सामने आया है, लेकिन उसी में इसकी महानता साफ दिखाई देती है। पूरा ढांचा अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवस्थित था। कैंपस को अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया था और हर खंड एक विशेष विषय को समर्पित था। अगर किसी छात्र को चिकित्सा पढ़नी है तो अलग क्षेत्र, अगर इतिहास पढ़ना है तो अलग क्षेत्र। ठीक वैसे ही जैसे आज के आधुनिक हॉस्टल होते हैं, वैसे ही वहां छात्रों के रहने की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। कमरों को इस प्रकार बनाया गया था कि प्राकृतिक रोशनी और हवा हमेशा बनी रहे। कुछ बड़े कक्ष थे जहां 30-35 छात्र एक साथ रह सकते थे, और कुछ एकल कमरे भी थे जो गहन अध्ययन और ध्यान के लिए बनाए गए थे। अनुशासन और सुरक्षा इतनी सख्त थी कि हर हॉस्टल का एक मुख्य द्वार होता था और हर प्रांगण में पानी के लिए अलग कुआं होता था। छात्रों को बाहर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। हर खंड में एक ऊंचा मंच होता था जहां आचार्य बैठकर शिक्षा देते थे और छात्र नीचे बैठकर पूरी श्रद्धा से ज्ञान ग्रहण करते थे। जो विद्यार्थी अधिक उन्नत स्तर पर पहुंच जाते थे, उनके लिए अलग से ध्यान कक्ष बनाए गए थे। लेकिन नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां द्वारपाल भी विद्वान होते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत और तुर्की से आने वाले छात्रों को सबसे पहले प्रवेश द्वार पर कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ता था। 10 में से केवल 2 या 3 छात्र ही इस परीक्षा को पास कर पाते थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि यहाँ शिक्षा, भोजन और आवास सब कुछ निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय का खर्च आसपास के 200-250 गांवों से आने वाले सहयोग से चलता था। लोग स्वयं अनाज, घी और धन दान करते थे। यहाँ दिन में 2 बार शुद्ध भोजन तैयार होता था और रसोई इतनी विशाल थी कि हजारों लोगों का भोजन एक साथ बनता था। नालंदा का हृदय था उसका पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था, बल्कि 3 विशाल इमारतों का समूह था: रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। इनमें से कुछ इमारतें 9 मंजिला ऊंची थीं और इनमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित रखे गए थे। ये वो ज्ञान था जो ऋषियों, मुनियों और वैज्ञानिकों ने सदियों की तपस्या से अर्जित किया था। यहाँ के आचार्य आर्यभट्ट जैसे महान विद्वानों ने ऐसा ज्ञान दिया जो आधुनिक विज्ञान की नींव बना। लेकिन समय का पहिया अब करवट लेने वाला था। भारत की इस ज्ञान भूमि पर एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसे ज्ञान से नहीं, बल्कि विनाश से प्रेम था। वो था बख्तियार खिलजी। साल 1193, जब भारत की हवा में हिंसा की गंध खुलने लगी थी। खिलजी, जो सत्ता और प्रसिद्धि के लिए बेताब था, छोटे और शांत क्षेत्रों पर हमला करने लगा। जहां उसके कदम पड़ते, वहां विनाश और मौत का दृश्य छा जाता। लेकिन भाग्य ने पलटी मारी और वो एक भयानक बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। उसके सभी हकीम असफल हो गए। तब किसी ने उसे नालंदा के एक आचार्य के बारे में बताया। मजबूरी में उसने आचार्य को बुलवाया। भारतीय परंपरा के अनुसार आचार्य ने बिना भेदभाव के उसका उपचार स्वीकार किया और कुछ ही समय में खिलजी स्वस्थ होने लगा। लेकिन कृतज्ञ होने के बजाय उसके भीतर ईर्ष्या और अहंकार भर गया। उसे समझ आ गया कि जब तक इस भूमि के पास ज्ञान है, तब तक वो इसे पूरी तरह जीत नहीं सकता। और फिर उसने लिया इतिहास का सबसे क्रूर निर्णय:
नालंदा को नष्ट करने का। उसने आदेश दिया, पुस्तकालय को आग लगा दी जाए। लाखों पांडुलिपियां जलने लगीं। ये आग कुछ दिनों की नहीं थी, बल्कि महीनों तक जलती रही। आसमान काले धुएं से भर गया और उसके साथ उड़ रहा था भारत का हजारों वर्षों का ज्ञान। ये सिर्फ एक विनाश नहीं था, ये एक सांस्कृतिक नरसंहार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब आने वाला था एक और खतरनाक हमला। इस बार तलवार से नहीं, बल्कि शिक्षा के नाम पर। और इस योजना का मास्टरमाइंड था थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। 1835 में उसने एक ऐसी शिक्षा नीति बनाई जिसका उद्देश्य था भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना। उसने कहा, हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं जो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोच में अंग्रेज। और यहीं से शुरू हुआ मानसिक गुलामी का असली दौर। गुरुकुल खत्म होने लगे, भारतीय भाषाओं को कमतर बताया गया और अंग्रेजी को श्रेष्ठ घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे भारतीय अपने ही इतिहास पर संदेह करने लगे, और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी विजय थी। उन्होंने जमीन नहीं छीनी, उन्होंने आत्मविश्वास छीन लिया। जो काम खिलजी ने आग से किया था, वही काम अंग्रेजों ने शिक्षा से किया। एक ने पुस्तकें जलाईं, दूसरे ने सोच बदल दी। लेकिन सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। नालंदा की राख आज भी गवाही देती है कि ये भूमि सिर्फ योद्धाओं की नहीं, बल्कि ज्ञानियों की भी रही है। अब सवाल ये है कि क्या हम आज भी उसी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं, या फिर अपने असली इतिहास को पहचान कर दोबारा उठने के लिए तैयार है? क्योंकि जिस दिन भारत ने खुद को पहचान लिया, उस दिन दुनिया फिर देखेगी विश्वगुरु कोई सपना नहीं, बल्कि भारत की सच्चाई है।